ये रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ये रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड का व्यू है। वैसे तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो AC DC दोनों क्वांटिटी को मेजर करता है कि जो DC क्वांटिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत फेमस है। और AC मेजरमेंट के लिए, AC क्वांटिटी के लिए आपको मिलेगा इंडस्ट्री में रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत फेमस है। इसके एमीटर भी मिल जाएंगे आपको, वोल्टमीटर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके इनसाइड का व्यू है। ये कहलाता है फिक्स वेन, ये स्केल है। और ये कहलाता है मूविंग वेन। इसमें आप देखोगे तो आयरन के 2 पीस हैं, 1 2। ये इस फिक्स वेन के इनसाइड रहता है और अकॉर्डिंग टू करंट मैग्नीट्यूड ये मूव करता है। ठीक है, तो जो डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो इसी के द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। आप तो इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बस इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, आप डायग्राम से मिला लीजिएगा। इसे कहते हैं फिक्स वेन और ये है मूविंग वेन। इसमें 2 आयरन पीस लगे हुए हैं। ये पॉइंटर है और ये कहलाता है ज्वेल और ये कहलाता है पिवोट। फिर ये फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है, ये फ्लैट है और ये स्पाइरल फॉर्म में है, इसलिए इसे फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग कहा जाता है। और ये फॉस्फर ब्रांच का बना होता है। ठीक है, वैसे तो स्पाइरल स्प्रिंग के लिए कई सारे मटेरियल हैं, जैसे कि सिलिकॉन ब्रॉन्ज, हार्ड रोल्ड सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम सिल्वर, प्लेटिनम इरिडियम, जर्मन सिल्वर इत्यादि यूज किए जाते हैं। बट ये इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाए गए हैं ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, इसलिए मोस्ट एप्लीकेशन में ये जो फास्फर ब्रांच मटेरियल है इसका यूज किया जाता है स्पाइरल स्प्रिंग बनाने में। ठीक है, तो चूँकि ये रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, एमीटर और वोल्टमीटर के लिए बहुत यूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लेते हैं। यानी कि ये समझ लेते हैं कि ये क्यों फेमस है और इसकी वर्किंग क्या है और इस पर जो लगने वाले फोर्स हैं उनका क्या काम है। और ये जो हमने स्पाइरल स्प्रिंग जो लगाया हुआ है और ये जो 2 मूविंग आयरन पीस लगाया हुआ है, ठीक है, और ये जो एयर चैम्बर हमने यूज किया है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बात करने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वह डिवाइस है जिसमें जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है टाइम का। ठीक है, यानी कि जब अब इसके ऊपर जब कॉइल को लपेटा जाता है और इस कॉइल को जब सप्लाई दिया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। उस करंट के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंटर है इस स्केल पे मूव करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है या जैसे जैसे करंट टाइम के अकॉर्डिंग चलता जाता है वैसे ही हमारा ये पॉइंटर जो है ऐसे मूव करता है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसलिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है ये एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। अब इस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर हमें इस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करंट को मेजर करना है तो हम इसे इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई कर देंगे ऐसा एमीटर। अगर हम इसके द्वारा वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई कर देंगे ऐसा वोल्टमीटर। अब अगर इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम पावर को मेजर कर रहे हैं तो हम इसे क्लासिफाइड कर देंगे ऐसा वाटमीटर।
अब इस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। जैसे करंट को मेजर कर रहे हैं तो करंट के आधार पर हम इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या मेजर करना है, डीसी करंट, तो डीसी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एसी करंट मेजर के लिए इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और फिर वह इंस्ट्रूमेंट जो दोनों क्वांटिटी को मेजर करता है, एसी और डीसी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी हमने अभी डिवाइड किया ये करंट के आधार पर है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ये प्रिंसिपल का मतलब समझा देता हूँ। जैसे आप इंडक्शन मोटर देखोगे तो उसमें जो इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करता है। इसी प्रकार का प्रिंसिपल इन इंस्ट्रूमेंट में भी वर्क करता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है वो है इफेक्ट। वो इफेक्ट कौन कौन से, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है हीटिंग इफेक्ट, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और पांचवा है हॉल इफेक्ट। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस इफेक्ट है ना वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है। जब आप इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करोगे तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आयरन पीस को लेकर आते हो तो वह अट्रैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार अब इस स्ट्रेट कंडक्टर की जगह अब कंडक्टर को ऐसे कॉइल के फॉर्म में लपेट लोगे। वो कॉइल चूँकि इसमें लपेटा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, तो जब आप इस कॉइल के फॉर्म में आपने कंडक्टर को लपेट दिया है और आप अगर इस कॉइल में करंट को फ्लो करते हो तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड किसी आयरन पीस को लेकर आते हो तो आयरन पीस अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इंस्ट्रूमेंट को अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये रिपल्सन टाइप कैसे होता है, इसके लिए ना जब इसके ऊपर कॉइल लपेटा जाता है और इसमें करंट को फ्लो किया जाता है तो इसके इनसाइड दो आयरन पीस मूव करते हैं, एक दो। इन दो आयरन पीस के कारण ही इन इंस्ट्रूमेंट में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किया जाता है। और ये रिपल्सन टाइप वाला जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग फोर्स। ऑपरेटिंग फोर्स का मतलब है कि ये जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, हमने जान लिया कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और ये आयरन पीस जो है अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल्स हो जाता है, हमने ये मान लिया। बट ये फिर भी काम कैसे करता है, इस पर वह कौन सा फोर्स है जो इस पॉइंटर को मूव करता है, वो कौन सा फोर्स है जिस पॉइंटर को स्टेडी पोजीशन में रखता है, वो कौन सा फोर्स है जो इस पॉइंटर को फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू के पास ही रखता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होते हैं इस फोर्स के बारे में अब बात करेंगे। तो पहला फोर्स है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब ये क्या करता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जब आप इस कॉइल में करंट फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये आयरन पीस मूव करेगा, ठीक है। जब आयरन पीस मूव करेगा तो जितने मैग्नीट्यूड का हमारा करंट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग से ये पॉइंटर जो है इस जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है। तो जीरो पोजीशन से उठकर किसी दूसरे पोजीशन पे जाना यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाना पॉइंटर का, वो जिस फोर्स के कारण होता है उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो अब बात करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स में। ये कंट्रोलिंग फोर्स क्या काम करता है, तो जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स के द्वारा हमारा पॉइंटर जब मूव कर जाता है ना तो इस फाइनल वैल्यू पे लाने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं
उस फोर्स को कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। अब इस कंट्रोलिंग फोर्स के कारण हमारा पॉइंटर वापस जीरो पोजीशन पे आ जाता है और जो ये पॉइंटर है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं डैम्पिंग फोर्स के बारे में। तो डैम्पिंग फोर्स के कारण ही जो ये हमारा पॉइंटर है ये इस फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू के पास ही ऐसे डैम्प करता रहता है। ठीक है, जो पॉइंटर जैसे हमारा फाइनल वैल्यू जैसे ये 10 एम्पियर का है, तो ये पॉइंटर यहाँ ऐसे मूव नहीं करेगा, ये इस फाइनल वैल्यू के आसपास ही ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये जिस फोर्स के कारण होता है उसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। और पॉइंटर हमारा इस फाइनल वैल्यू से आगे ना मूव कर जाए, इसके लिए जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है उसे कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, तो जिससे पॉइंटर हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू के पास ही रहता है। ठीक है, अब इस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जिस टाइप का सपोर्ट किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैसे तो जो टाइप ऑफ सपोर्ट होते हैं, एक सस्पेंशन टाइप का होता है, दूसरा टाउट सस्पेंशन होता है और तीसरा पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग है। तो अब चूंकि जो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है, अब बहुत फेमस है अगर, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट वाला प्रिंसिपल यूज किया गया है। उसमें हमने फोर्स देखा ऑपरेटिंग फोर्स। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसमें सपोर्ट यूज किया गया है वो है पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग टाइप का, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या है पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग? तो पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग का मतलब है कि ये जो हमारा स्पिंडल है, ये जूम करके दिखाना थोड़ा सा, हमारा जो स्पिंडल है वो इस पे मूव करे तो इसे कहते हैं ज्वेल, और इसे कहते हैं, ये नुकीले भाग में है, इसे कहते हैं पिवोट। और ये जो सपोर्ट है ये पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग टाइप का है, और इसी में ये कुछ ऐसे पॉइंटर हमारा फिक्स होके मूव करता है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ सपोर्ट। अब बात करते हैं डैम्पिंग सिस्टम। हमने जो ये डैम्पिंग फोर्स पाया है वो कैसे पाया है? तो वो हमने जो डैम्पिंग फोर्स क्रिएट किया है या जनरेट किया है या हमने पाया है, ठीक है, वो उस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डैम्पिंग सिस्टम हो वो 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरा है एडी करंट डैम्पिंग, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जैसे कि आपने देखा ये एक फिक्स्ड वैन है और इसके अंदर एयर भरा हुआ है, इसलिए जो ये डैम्पिंग सिस्टम जिस वजह से क्रिएट होता है वो सिस्टम है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो जब ये आयरन पीस इस एयर फ्रिक्शन इस फिक्स वैन के इनसाइड मूव करता है तो ओनली जो फ्रिक्शन का जो मीडियम होता है वो एयर होता है, इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ चला गया ये। तो अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ये हमारा फाइनल पॉइंट भी है। तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो हमें कंट्रोलिंग फोर्स मिल रहा है वो किस सिस्टम के द्वारा मिल रहा है, ये हमारा पॉइंट है। तो वो जो सिस्टम है वो है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। आप यहाँ देख भी सकते हो कि इसमें फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग लगाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।